नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 700 भगवान का छलका दर्द में। जी हाँ, बीते कुछ दिनों में डॉक्टर्स और सरकार के बीच में जो कश्मकश मैं कह सकती हूँ चल रही है, या यूं कहें कि जो विरोध का बिंदु है वो है डाइंग कैडर। इसको लेकर डॉक्टर्स कई तरह के विरोध भी जता चुके हैं, आपने देखा ही होगा। तो आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर से जुड़ा हुआ है, और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करूं, डॉक्टर राजेंद्र यादव हमारे साथ हैं, डॉक्टर महेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं, डॉक्टर जगदीश और डॉक्टर महेंद्र वर्मा आज हमारे साथ हैं। इनसे विस्तार से इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो इतने समय से मामला चल रहा है ये क्या है, संक्षिप्त में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, पुराने मेडिकल कॉलेज और नए मेडिकल कॉलेजेस के वेतन की अगर मैं बात करूं, कैडर सहित नियुक्ति में काफी भिन्नता है, काफी अंतर देखने को मिलता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ रितिका जी, इसके अंदर एक्चुअली यह है कि जैसे राजमेश जो कॉलेजेस हैं वो 2017 के अंदर शुरू हुई। जी बिल्कुल। उसमें मेन उद्देश्य हमारे मेन जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं उनका एक्चुअली ये विजन था कि जो जिला चिकित्सालय हैं जहाँ संचालित हो रहे हैं, यदि बिल्कुल। वहाँ उनको मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उससे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स निकलेंगे वो मेडिकल स्टूडेंट्स ज्यादा निकलेंगे और डॉक्टर्स ज्यादा बनेंगे, ताकि एक समाज को और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस हम्म। विजन को लेके जब सेंटर ने कहा कि हम 60% बजट हम जो भी नया मेडिकल कॉलेज ठीक एस्टेब्लिश है। होगा उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे बिल्कुल। और 40% उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट ठीक है। करेगी। तो इस तरीके से सबसे पहले पहले फेज के अंदर 2018 के अंदर राजमेश के 5 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे ये कॉलेज बढ़ते गए और हम्म। आज वर्तमान में 17 मेडिकल कॉलेज इसके हम्म। अंदर अभी चल रहे हैं। उसमें अभी क्या है कि लगभग 750 के आसपास ऐसे चिकित्सक शिक्षक हैं। इसमें जो जितने भी मेडिकल कॉलेज में जो टीचर पढ़ाने वाले चिकित्सक उन्हें मेडिकल टीचर्स कहते हैं। तो वो 17 मेडिकल कॉलेजों में 750 जो टीचर्स हैं वो जैसे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है उसको भी शामिल करते हुए हैं। तो हमारी जो नियुक्ति है उसके लिए राजमेश के अंदर एक पूरा इंटरव्यू बोर्ड बैठता है जिसके अंदर की इवन 2 आईएएस अधिकारी जो उस विषय के विशेषज्ञ है, जो कि एक आरपीएससी से जो जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर तो आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू होते हैं, लेकिन वहाँ केवल सहायक आचार्य की एंट्री है। तो इन कॉलेजों को चलाने के लिए एक्चुअली सरकार को जरूरत थी कि इसमें फटाफट से सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य इनको सीधा ले लिया जाए ताकि इनको चलाने में आसानी हो जाए। तो इनका ये इसलिए इन्होंने ये निर्णय लिया था कि राजमेश में डायरेक्ट इसके इक्विवेलेंट टू बोर्ड, जो समतुल्य बोर्ड ये जो आरपीएससी का, उसी के इक्विवेलेंट जो स्पेशलिस्ट हैं, जो उसके अध्यक्ष वगैरह हैं, उसके अंदर 2 आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, हमारे 3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये शुरुआत हुई उसके अंदर इंटरव्यू लेके, जो कंपिटेंट जो फैकल्टी थी जिन्होंने जो उस चीज की उतनी विशेषज्ञता रखती थी उसके अकॉर्डिंग हम सब लोग सिलेक्ट हुए। लेकिन यहाँ राजमेश में जो वेतन का है वो है समेकित वेतन। समेकित का मतलब है कि एक समेकित वेतन कंसोलिडेटेड वेतन है कि एक फिक्स अमाउंट और उस पे एनुअल 10% आपको रेज मिलेगा एनुअल पूरे साल पे, जैसे वार्षिक वार्षिक वृद्धि होगी तो उसमें उसके ऊपर। जबकि जो पुराने कॉलेज जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें ग्रेड पे सिस्टम होता है कि उसके अंदर जैसे ही एनुअल उनको जुलाई के अंदर एक इंक्रीमेंट मिलता है। हाँ, और उसके अंदर जैसे जो भी डीएनएस अलाउंस है, जो डीए जो सेंटर में रेज होता है, वैसे फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है। तो ये वहाँ ये भिन्नता है। तो यहाँ हमारे वेतन में कंसोलिडेटेड वेतन के साथ अदर उन्होंने कोई फैसिलिटीज नहीं दी, जैसे कि जो मेन जो जो डॉक्टर प्रैक्टिस लगता है फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। हाँ, वो भिन्नता की जो आपने बात करी वो मैं बताना चाहूंगा आपको कि उसके अंदर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस हो गया, जो कि एक यदि कोई इन्होंने सरकार ने एक दे रखा है कि ऑप्शन दे रखा है कि यदि कोई डॉक्टर यदि प्रैक्टिस नहीं करता है घर के ऊपर, क्योंकि वो बीइंग एक्सपर्ट उसका राइट है कि वो चाहे तो वो घर पे मरीज देके फीस देके, हाँ, लेकिन कोई कहता है कि ठीक है मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं मेरा पूरा समय यहाँ डालूंगा, तो वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस उनका राइट है, जो 20% जो बेसिक प्लस डी होता है उसका मिलता है। इसके अलावा जो पीएल इनकेसमेंट, जो साल की 30 पीएल मिलती है किसी भी सरकारी कार्मिक को या जो सोसाइटी, हाँ सरकारी या जो भी राज्य सेवा का कर्मचारी होता है उसको 30 एनुअल जो पीएल मिलती हैं, उनका वो चाहे तो
इनकेस करा सकता है कि उनका ठीक है। नगद भुगतान कर सकता है, उसको सरेंडर करके अगर वो नहीं चाहे लेना, नहीं चाहे लेना तो वो इनकैश वो करा सकते हैं। हाँ इनकेस करा सकते हैं। ठीक है। और वो वैसे जुड़ती रहती है, उनकी लिमिट है 300 कि आपने अपनी पूरी जो सर्विस है उस दौरान उसका आपके 300 पीएल ही आप संरक्षित कर सकते हैं। वो जब आप रिटायर होते हैं उस दौरान उन 300 तो पीएल का अभी क्या आपको चेंजेस किया गया है? अभी नहीं। हमें तो हमारे साथ ये जब हम यहाँ आए, जब ज्वाइन किया, तब पता लगा कि हमारे पीएल इंगेजमेंट की भी इन्होंने फैसिलिटी नहीं रखी है। वही मैं जानना चाह इसके रही थी। अलावा जो पोस्टमार्टम अलाउंसेज होते हैं कि जो इस तरीके का वो भी नहीं रखा। जो अनुकंपा नियुक्ति जो कि बेसिकली एक कोई भी कार्मिक होता है राज्य सेवा का, उसको सुरक्षा देती है कि उसके परिवार की कि इस इंसान उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, मिसहैपनिंग, हाँ हाँ। कि जो एक इतना वेल एजुकेटेड पर्सन है, एक स्पेशलिस्ट है किसी चीज का, तो बिल्कुल। वो है ना कि उसका परिवार है। तो यदि उसकी कार्मिक की जो सुरक्षा है वो एटलीस्ट गवर्नमेंट को या जो जिस सोसाइटी के अंदर वो रिक्रूट हो रहा है उसको ठीक उसका ध्यान रखना चाहिए। तो कंपनसेशन जॉब का इसके अंदर उन्होंने प्रावधान नहीं रखा। इसी के साथ जब अभी पिछली सरकार के अंदर जब बजट में घोषणा हुई कि ओपीएस को लागू कर दो, वो ठीक है। पुरानी पेंशन स्कीम, बिल्कुल। तो वो पुरानी पेंशन स्कीम हम पे लागू अभी तक नहीं हुई। तो पिछले 2 साल से हमारी स्थिति जैसे तो हम इसी चीज का विरोध हाँ आप नहीं लोगों ने हम किया है। पिछले लंबे समय से एक्चुअली जब 2017 में जब आए थे तो हम इसी इंप्रेशन में आए थे कि ये भी सरकारी ही है, सरकारी ही और है। ये ही एश्योरेंस मिले थे कि जस्ट ये तो हमने सोसाइटीज का नाम रखा है कि क्योंकि ये मॉडल गुजरात मॉडल से चालू हुआ था। गुजरात के अच्छा। अंदर सोसाइटी क्या ये वहाँ सबसे से पहले inspire चलन होके। वहां से शुरू होके वहां ये जब मॉडल सक्सेसफुल हुआ ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी सोचा कि इसके अंदर अपन सोसाइटी के अंदर ये इस तरीके से इन इंस्टीट्यूट्स को चलाया जा सकता है। तो इसके बाद जब यहाँ इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी थी तो हम इसका लगातार सरकारों से मांग कर रहे थे। वो निवेदन हमने कर रहे आपके थे। काफी सारे चैनल्स में सुर्खियों में हमने इस चीज को देखा कि लगातार जो आप मांग जो है वो करते आ रहे थे। तो बिल्कुल तो ये मुख्य भिन्नता थी। और मुख्य अभी भिन्नता है। अभी बजट में जब हमारे इस सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जब ये घोषणा की कि हम राज्य सेवा नियमों को हम राजमेश में अडॉप्ट कर लेंगे, तो निश्चय ही जो अब आप इतनी खुशी की लहर दौड़ गई कि जो राजमेश के चिकित्सक थे, वो शिक्षक थे, उन्होंने सोचा कि चलो हमारी इतने लंबे समय का संघर्ष आज फलीभूत हो गया और अब हमें भी ये सुविधाएं मिल पाएगी। तो ये था। तो इसी बीच हमारे साथ इसी चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी भी हमारे साथ है। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए डॉक्टर साहब बात कर रहे थे डाइंग कैडर की, तो इस बारे में अब मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा कि डाइंग कैडर को लेकर किस तरीके का अविश्वास डॉक्टर्स में, आखिर पूरा मामला क्या है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब ने तो बताया, मैं आपके जरिए भी जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों को। देखो, डाइंग कैडर जो शब्द है चिकित्सा शिक्षा में, इसकी शुरुआत 15 जुलाई को हुई। ठीक है। कार्मिक विभाग के जो नोट शीट है उसके ऊपर वित्त विभाग की एक टिप्पणी आई कि 1/8/24 के बाद जो चिकित्सक शिक्षक नियुक्त हैं उनके ऊपर राजकीय सेवा के नियम लगेंगे, और उससे पहले के जो चिकित्सक शिक्षक हैं जो 2017 से अब तक इन 17 मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत हैं, ठीक है, उनको एक डाइंग कैडर बना दिया। बिल्कुल, मैं आम भाषा में जानना चाहती थी क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हमारी जनता नहीं समझ पाती। मैं चाहूंगी आप जारी रखें। डाइंग कैडर जैसे इसके शब्द से स्पष्ट है, मृत कैडर। मृत कैडर का ये जो मतलब, पहले हम मतलब एक जिंदा डॉक्टरों को मृत घोषित कर दिया जाना सबसे पहली चीज। दूसरी, काम करते हुए डॉक्टरों को, आगे आने वालों को लिविंग कैडर दे दिया, इनको डाइंग कैडर दे दिया। और जो डाइंग कैडर के जो पद हैं वो स्वतः ही जैसे जैसे ये डॉक्टर या तो मरते जाएंगे या फिर ये रिटायर होते जाएंगे और ये पद विलोपित होते जाएंगे। हाँ, डाइंग कैडर में जो नियम है पहले के बने हुए हैं वो नियम उन पे लगेंगे, और जो नए हैं वो आई थिंक कितने नहीं, डाइंग कैडर वाले हम लोग हैं 756 लोग लगभग, और 1 अगस्त 2024 के बाद जो नियुक्तियां होंगी, उसी की बात कर रही थी, उसके बाद जो नियुक्तियां होंगी वो लिविंग कैडर के अंदर आ गई एक तरीके से, उस कैटेगरी में। तो ये इसको लेकर बहुत ज्यादा चिकित्सक शिक्षकों में रोष है, इस शब्द से ही सबसे बड़ा रोष है ना। दूसरा, इस शब्द के साथ जो जुड़े हुए नियम है वो एज इट इज पुराने नियम उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, नए नियम एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो जो नए नियमों का लाभ है, जैसे नए नियमों के अंदर एक सहायक आचार्य को 1,21,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, और डाइंग कैडर वाले को वही सैलरी 70,000 रुपए मिल रही है। 51,000 रुपए का सैलरी डिफरेंस है, काफी रेशियो कम कर दिया, एक एपी के रेशियो के। उसके अलावा अन्य भत्ते, अन्य वित्तीय लाभ, जैसे कि अब जैसे अभी महेंद्र जी ने बताया, पीएल एनकैशमेंट नहीं मिलता है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है,
पोस्टमार्टम अलाउंस नहीं मिलता है, ग्रेड पे सिस्टम नहीं है ताकि कहीं कैडर को रिकॉग्नाइज हो सके, फैमिली सिक्योरिटी नहीं है, ये सारी चीजें डाइंग कैडर में अभी फिलहाल नहीं है, जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। चिकित्सकों में रोष है, वही रोष सड़कों पर है। आज 17 मेडिकल कॉलेज बंद पड़े, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है इस चीज का। वित्त सचिव से वो पूछे कि डाइंग कैडर को क्या विकल्प है इस शब्द को विलोपित करके, या पहले भी जेवीएनएल के अंदर जो डाइंग कैडर आया था, जो हमने भी रिसर्च करी, अभी हमें रिसेंटली पता चला, हमें सोचे हम चिकित्सक शिक्षकों पर ये डाइंग कैडर है, लेकिन पहले भी आ चुका है। उस टाइम पे भी सरकार ने डाइंग कैडर के पदों को, जो स्वीकृत पद है उनके साथ विलय कर दिया था और डाइंग कैडर समाप्त कर दिया था एक ऑप्शन फॉर्म देके। तो हम सरकार से यही वार्ता कर रहे थे कि आप डाइंग कैडर का इसका कुछ अल्टरनेट निकालिए। कुछ आश्वासन आज तक मिला? आश्वासन हमें, मौखिक आश्वासन हमें मिले, हमें मौखिक माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से मिले, हमारी वित्त मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री महोदय स्तर पर हमारी बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। हमारे एसीएस मैडम से मिले, हमारे कमिश्नर साहब से मिले हमें, लेकिन हम एक ठोस आश्वासन चाहते हैं, क्योंकि इन आश्वासन का खेल 2017 से अभी तक 2024 तक चल रहा है। वो कभी भी हर बार हमें ये किया जाता है कि आपके नियमों में सुधार कर दिया जाएगा। मौखिक नहीं है, आपको कागजी भी नहीं, आपको धरातल पर वो धरातल पर चाहिए कि उसका, जैसे बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा करी बिल्कुल कि आपके ऊपर आरएसआर रूल अडॉप्ट कर दिए जाएंगे, तो या तो ऐसी ही घोषणा कर दी जाए, बिल्कुल है ना। विधानसभा अभी चालू है, वो घोषणा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की पहले भी 2012 के अंदर जब स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, तो एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी। उस उप समिति के थ्रू निर्णय लिए जा सकते हैं कि अब इन चिकित्सकों पर भी जो रिट्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर जो 2024 से पहले की नियुक्तियां हैं, उनके अंदर भी आरएसआर के नियम अडॉप्ट किए जाएंगे। तो इसमें तो या तो मुख्यमंत्री स्तर पर मुख्यमंत्री महोदय इसका संज्ञान ले, या हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय इसका लिखित में संज्ञान ले, तो हम इस पे बैकफुट पे आ जाएंगे। बैकफुट पे आ जाएंगे, आपका कहने का मतलब है। महेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डाइंग कैडर की पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ रितिका जी, एक्चुअली जैसे डॉक्टर राजेंद्र जी ने बताया, हम नहीं चाहते कि ये डाइंग कैडर राज में इसके अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट करे। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ 2 कैडर बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो चिकित्सक 2017 से 24 तक नियुक्त हुए हैं, बिल्कुल, उनको भी आप समान सुविधाएं दे दीजिए। और रिट्रोस्पेक्टिव हम पे सरकार चाहे और अधिकारी चाहे तो सब हर चीज के तरीके होते हैं। इसको बदलने की आवश्यकता क्या थी, आपको क्या लगता है? ये एक्चुअली क्या है कि ये जैसा कि आपने बोला, ये टेक्निकल टर्म है कि ये मेन जो पर्पज यही रहा कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, या इस तरीके की चीजें हो सकता है कि फाइनेंस ने इन्होंने प्लान किया होगा, बजट घोषित हुआ हाँ, तो उसको क्विकली इनको इम्प्लीमेंट करना था। तो इन्होंने सीधा रास्ता निकाला कि 1/8/24 से जो नए आएंगे उनको तो रूल ये दे देंगे, पुराने वालों को डाइंग कैडर में डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एटलीस्ट या तो हमें कॉन्फिडेंस में लेते, और उसके बाद हमें ये चीज की कि आप हमारी श्योरिटी तय होती कि जो फैसिलिटीज राज्य सेवा नियम लागू होने के बाद मिलने वाली है वही हमें भी मिलेगी, तो वो ज्यादा बेहतर होता। वो समानता की बात हाँ, राइट, समान काम समान वेतन, ये हमारा जो बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे जानना चाहूंगी यादव सर कि डाइंग कैडर को लेकर चिकित्सा विभाग को जो भी रवैया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? डाइंग कैडर को लेकर अभी तक हमने जितनी मीटिंग्स करी हैं, हमें ये कहीं पर भी राज्य सरकार हमें विश्वास में नहीं ले पाई है कि वो डाइंग कैडर को समाप्त करने के लिए उनके मन में कोई संकल्प है। ठीक है, हमें ये कहीं पर भी महसूस नहीं हुआ है, बिल्कुल भी, हाँ, इच्छुक भी नहीं है, वो हमें लगा नहीं, क्योंकि हम जितनी बार उनसे मिलते हैं वो कुछ हमें उसका अल्टरनेट सोचने का, उन सुविधाओं के इक्विवेलेंट सुविधा करने का, ये सब चीजों का हमें आश्वासन देते हैं, ये आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इसको विलोपित करने का उनके दिमाग में कुछ है, हमें ऐसा फील नहीं हुआ अभी तक। आपको ऐसा नहीं लगा? ठीक है, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि एनएमसी की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या कोई बदलाव किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, नहीं, एनएमसी तो अभी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन बना है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे सुधार किए हैं। जैसे अभी नया हमारे यूजी करिकुलम शुरू हुआ है, तो एनएमसी अपना वर्क कर रही है। उसके अंदर भी धीरे धीरे कोई चीज नई शुरू होती है तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा समय लगता है उसको सही तरीके से बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट और अपना इम्प्रेशन देने में। तो ओवरऑल जो एनएमसी की सिचुएशन ठीक है, बट एक्चुअली जो नई कॉलेजेस खुल रही हैं उसमें हमें लगता है कि एनएमसी को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाई जानी चाहिए कि एक तो घोस्ट फैकल्टी या फिर जो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं कि जो मेनली जो गवर्नमेंट, जहाँ भी एक्चुअली अभी काफी सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये सोसाइटी के अंडर ये नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो विजन अच्छा था, सब चीजें ठीक थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय की, बट हमें लगता है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग एक ऐसा महकमा है
जिसके अंदर उसको थोड़ा सा हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा कि यदि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास फैकल्टीज नहीं है, तो हमें रस नहीं करना चाहिए, हमें दौड़ नहीं लगानी चाहिए कि हमें काउंट बढ़ाना उन मेडिकल कॉलेजेस का, रादर देन एक सही वे में जब तक एक अच्छा एक मेडिकल कॉलेज डेवलप नहीं हो, उसके अंदर एक सफिशिएंट फैकल्टी जो नीडेड है एनएमसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उतनी फैकल्टी आने के बाद और जब अपने को लगे कि हाँ अब हम और नए कॉलेजेस शुरू कर सकते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि डेफिनेटली एनएमसी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और जब फैकल्टीज की स्पेशली देखें कि फैकल्टी कहीं ना कहीं क्या होता है कि इधर उधर से ट्रांसफर करके और उसके बाद लगा देते हैं, कॉलेज चला देते हैं, तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि इसमें जरूर एनएमसी को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपका कहने का मतलब बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, आपकी एक बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आपसे जानना चाहूंगी यादव जी कि राजमेश के डॉक्टर्स की ट्रांसफर लिस्ट आई है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी आई है, कल रात को आई है, बिल्कुल आनन फानन में आई है, क्योंकि हमारे 5 जो नए मेडिकल कॉलेज स्टेट शुरू करना चाहता है, सवाई माधोपुर, बारा, झुंझुनू, नागौर और बांसवाड़ा, इन 5 जगहों की एनएमसी ने इनको परमिशन नहीं दी है, लेटर ऑफ परमिशन जारी नहीं किया है, तो इन्होंने आनन फानन में कल एक लिस्ट निकाली है और दूसरी जगह से डॉक्टर्स को वहाँ शिफ्ट किया है। मेरा ये मानना है कि जिन मेडिकल कॉलेजेस से इनको शिफ्ट किया वहाँ तो ऑलरेडी फैकल्टीज की डेफिशिएंसी है, अभी ओनली एनएमसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 38% फैकल्टी है, 38% में से इतनी डेफिशिएंट फैकल्टी है, जहाँ 100 पद होने चाहिए वहाँ 38 लोग भाग हैं, एक आदमी पे 4 लोगों के काम का भार है, और वहां से शिफ्ट करके आप बिल्कुल जो अभी सिर्फ परमिशन लेने के लिए है ना, एनएमसी को बेवकूफ बनाने के लिए, मुझे लगता है एनएमसी को अपने स्तर पर इस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, कतई परमिशन नहीं देनी चाहिए। पहले जो एग्जिस्टिंग 17 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें फैकल्टी पूर्ण होनी चाहिए, ताकि वहां गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा का निर्माण किया जा सके, भविष्य के डॉक्टर अच्छी शिक्षा लेकर निकले। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी मैं डॉक्टर साहब, महेंद्र जी आपसे, कि राजमेश के कॉलेज में फैकल्टी की स्थिति काफी नाजुक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, और आप लोग ज्यादा भली भांति इस चीज को समझ सकते होंगे, तो इसे किस तरीके से देखा जाए और इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। हाँ बिल्कुल रितिका जी, काफी आपका अच्छा सवाल है। अभी जैसा डॉक्टर राजेंद्र जी ने बताया कि वर्तमान में यदि एग्जिस्टिंग जो सैंक्शनड पोस्ट और फील्ड पोस्ट का हम रेशियो निकालें पूरा राजमेश के इन 17 मेडिकल कॉलेजेस का, तो अराउंड 38-39% बैठता है। ठीक है, तो अपन जानते हैं एक सिंपल सा वो है कि एक यदि किसी को पास होना है तो आई थिंक उसको 40%, 35 to 40% नंबर चाहिए होते हैं, तब अपन मानते हैं कि 3rd ग्रेड आ गई, उसकी 3rd ग्रेड आ गई। तो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अब मैं तो नहीं समझता कि मेडिकल एजुकेशन को 3rd ग्रेड होना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक भविष्य का डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, हाँ आप यदि भविष्य का डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, तो ये निश्चित ही हमारे समाज के लिए बहुत घातक होगा। और मैं जितने पॉलिसी मेकर्स हैं उन सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेडिकल एजुकेशन का इस तरीके से नहीं बैठाना चाहिए, अदरवाइज ये आने वाला समय बहुत घातक होगा। और जो इनकम्पिटेंट यदि डॉक्टर्स निकलेंगे वो तो निश्चय ही हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो यहाँ जो स्थिति नाजुक है, इसको दुरुस्त करने के लिए इन्होंने राज्य सेवा नियम अपनाए, तो निश्चित ही इसके रिजल्ट आएंगे, हम भी मानते हैं। तो हमने भी जैसा आपको बोला कि जब इन कॉलेजेस को हम चला रहे थे, इतने लंबे समय तक हमने खूब एफर्ट करके इनको चलाया है, तो इसके असली पात्र, बधाई के पात्र और इसके असली जो इसकी सुविधाएं हैं उसके सबसे पहले हकदार हम थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी यही कहा कि सर यही रखी, हमने ये कहा कि मानवर्धन नहीं किया, उन्होंने मानवर्धन नहीं किया, आपने अपनी बात रखी। बिल्कुल, हमें एक ठोस कठोर आश्वासन दे दीजिए कि आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, और आने वाले समय में जो भी चिकित्सक आएंगे उनसे आपको किसी भी सूरत में नीचे नहीं रखा जाएगा, और ये नियम आपको राज्य सेवा के अनुरूप आपको ले जाएंगे, ताकि आप भी सुरक्षित। हाँ बिल्कुल वाजिब सी मांग है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कहता ना कि एक पौधा लगाते हैं तो उसको सींचा है आप लोगों ने, तो आप चाहते हैं कि उसका आनंद सभी लोग लें। बिल्कुल सही बात है। हालांकि मैंने इनसे एक आखिरी सवाल किया था, पर एक आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इनकी बातों में कहीं ना कहीं देखा है कि मैं भ्रष्टाचार की बात करती हूँ। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो हर क्षेत्र के अंदर हो गया है, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आए दिन जो किस्से हैं वो देखने को मिलते हैं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि उन्होंने 40% की बात की कि 40% वाले भी जो हैं वो डॉक्टर्स बन के बैठे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में आगे आ रहे हैं, उनको एडमिशन मिल रहा है, तो किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है? बस ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। भ्रष्टाचार पे मेडिकल एजुकेशन में? बिल्कुल।
मेडिकल एजुकेशन में भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए तो सरकार को स्पष्ट नीतियां बनानी पड़ेंगी। एडमिशन, ये देखो, एज ए मेडिकल टीचर ये हमारा लुकआउट नहीं है, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल सरकार करेगी और मेरे ख्याल से सरकार इसके लिए आवश्यक कदम उठा रही होगी। हम तो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, क्योंकि मेडिकल टीचर कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है अपने पढ़ाने के अंदर। लेकिन अगर एक टीचर के ऊपर इतना लोड रहेगा कि वो 10 काम करेगा तो उसकी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आपके कहने का मतलब है यादव जी कि सरकार को अपनी नीतियां बदलने की जरूरत है, बेहतर शिक्षा प्रणाली के, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।